तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक भारत में पुनर्जागरण की, ठीक है, द रिनांसी की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने बात शुरुआत करी थी राजा राम मोहन राय के साथ। अब राजा राम मोहन राय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए अब हम उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में ही बहुत महान व्यक्तित्व हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनांसी, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। क्यों कहलाते हैं ये हमने पहले लेक्चर में इसको समझा था। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न किस तरीके से जो राजा राम मोहन राय के इर्द गिर्द घूमते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं। 1814 जब राजा राम मोहन राय इस्टेब्लिश करते हैं आत्मीय सभा। अब आत्मीय सभा को इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या लक्ष्य रहा होगा। देखिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आधुनिक भारत का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एक डेट से दूसरी डेट के बीच में, हाँ पढ़ने के लिए हम 1707 के ऑनवर्ड्स आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1706 मिडेवल इंडिया था और 1 जनवरी 1707 अचानक क्या हो गया, आधुनिक भारत आ गया। ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुग़लों के अंदर, मुग़लों का जो एक हायरार्किकल ऑर्डर है उसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, तो फिर चीज़ें चेंज होनी शुरू होती हैं और दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा पावरफुल होनी शुरू होती है। तो हमें लगता है कि शायद, लेकिन जब भी आधुनिक भारत की बात होगी तो मैं हमेशा इस बार पर जोर डालता हूँ, जब तक वैचारिक आधुनिकता पैदा ना हो, जब तक वो प्रश्न पैदा ना हो, तब तक आधुनिकता का कोई मतलब नहीं रहता है। तो 18वीं 19वीं सदी की शुरुआत से 1814 का बिल्कुल शुरुआती है 19वीं सदी का, आत्मीय सभा को इस्टेब्लिश करते हैं पूर्वी भारत बंगाल के प्रांत में। इस सभा को इस्टेब्लिश करने के पीछे लक्ष्य क्या रहता है। राजा राम मोहन राय चाहते हैं कि युवाओं में, खास तौर पे जो समय की पीढ़ी है उसके अंदर एक वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो डेवलप हो। सामान्यतः आज के इस दौर पे, जिस दौर पे हम खड़े हैं, हम वेस्टर्न एजुकेशन को ऐसा लेके चलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, हम भारतीय संस्कृति को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए जब भी बात संस्कृति की होती है बच्चों, तो संस्कृति के विषय पे, कल्चर के विषय पे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा कि वो किसी भी क्षेत्र की हो, क्षेत्र विशेष की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी समय की हो। संस्कृति है तो उसके अंदर अपनी विशेषताएं होंगी और वाकई में विशेषताएं, सिर्फ विशेषताएं ही होंगी, केवल उसके अंदर जो होंगी वो क्वालिफिकेशंस ही होंगी। संस्कृति कभी भी अनक्वालिफाइड नहीं होती है। जिस चीज़ को आप कल्चर्ड करते हैं, जिसको आप बचा के रखते हैं, संजो के रखते हैं, वो वाकई में शानदार चीज़ होती है। तो वेस्टर्न एजुकेशन की खासियत क्या थी। देखिए लंबे इस दौर से हिंदुस्तान अपने कल्चर को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। बाहर से आने वाले आक्रमणकर्ता, अगर आप 1712 से देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम से हिंदुस्तान के अंदर जो होता है एक बाह्य कल्चर जो होती है, भारत के जो बाहरी सोच है वो पेंट्रेट करना शुरू हो जाती है। 712 की बात कर रहा हूँ मैं। फिर बीच में आपको पूरा मध्यकालीन भारत, सल्तनत पीरियड, मुग़ल पीरियड, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद होती है। तो उसको बचाने के चक्कर में इतने रूढ़िवादी हिंदुस्तानी हो चुके होते हैं कि उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि रूढ़ियाँ क्या हैं और संस्कृति क्या है। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में संस्कृति मानने लगते हैं जो कि रूढ़ियाँ हैं। जैसे सती सिस्टम, सती प्रथा, वो रूढ़ी है। लेकिन जब आधुनिक शिक्षा आती है, एजुकेशन, जब वेस्टर्नाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर आता है, हिंदुस्तान के लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स में मेल फीमेल सेम है, इक्वल हैं, तो हमारे अंदर भी वो प्रश्न पैदा होता है। तो आत्मीय सभा का गठन करने के पीछे लक्ष्य यही रहता है 1814 में कि एक तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो लोगों के बीच में जाए, रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ा जाए, एकेश्वरवाद को फॉलो किया जाए। एकेश्वरवाद, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। राजा राम मोहन राय बहुत प्रभावित होते हैं एकेश्वरवाद से, मोनोथिज्म से। इसलिए एक पुस्तक भी बहुत लिखते हैं जो इनकी पहली कृति मानी जाती है, जिसको बोला जाता है तोहफत उल मुवाहिद्दीन। इसको बोला जाता है तोहफत उल मुवाहिद्दीन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। एक हिंदी में बोला जाता है एकेश्वरवाद का उपहार। ये पुस्तक ये लिखते हैं, ये इनकी पहली कृति मानी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती है और बहुत प्रभावित होते हैं इस एकेश्वरवाद से। रूढ़ियों से, परंपराओं का विरोध करने के लिए पैदा होता है और उसके लिए आपको तार्किक, एक लॉजिकल व्यू चाहिए होता है।
और उसके लिए इस्टेब्लिश करता है आत्मीय सभा। इसका दूसरा दौर 1817 में आता है, जब ये बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं बंगाल में और एक स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिससे कि लोग ये बात समझ पाएँ, जो आने वाली पीढ़ी है वो उन चीज़ों को समझ पाए कि आधुनिकता क्या है, तर्कसंगत विचार क्या है, प्रश्न कर पाएँ। वो स्कूल क्या है? हिंदू कॉलेज। प्रश्न कैसे बने हैं इनसे, उसको समझ लेते हैं। यदि मैं बात करूं, सीजीएल की ही बात करते हैं, तो सिंपल प्रश्न बनता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। सीडीएस की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आत्मीय सभा के संदर्भ में सही है? आत्मीय सभा एकेश्वरवाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। आत्मीय सभा के अंदर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विचार किया जा रहा था। आत्मीय सभा पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्नाइजेशन को हिंदुस्तान के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। 3 कथन दिए गए हैं। विकल्प सामान्य सी बात है, दूसरा विकल्प इसके अंदर गलत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जब शब्द होता है तो संस्कृति के विरोध में कोई नहीं है। हम ये रूढ़ियों के विरोध में है, ध्यान में रखिएगा। कल्चर के विरोध में कोई भी महापुरुष नहीं है। महापुरुष विरोध में है फडीडडिज्म के, रूढ़िवादिता के, रूढ़ियों के विरोध में है। ठीक है, तो देखिए विषय एक ही है, राजा राम मोहन राय, इस्टेब्लिशमेंट, उनके द्वारा किए गए काम। प्रश्न बनने के सलीके में फ़र्क है, उसके तरीके में फ़र्क है। प्रश्न पूछा जाएगा, तुहफत उल मुवाहिदीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय। प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से, देखिए अब सिंपल सी बात है, यदि आप फैक्ट पढ़ते हैं सामान्यतः वाई ग्रुप के अंदर या एसएससी के अंदर, फैक्ट से प्रश्न बन जाते हैं कि जो आपने तथ्य पढ़े वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो फैक्ट आपने पढ़ा, राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, आपने रट दी। प्रश्न पूछ लिया गया कि तुहफत उल मुवाहिदीन किसके द्वारा लिखी गई, प्रश्न आ गया राजा राम मोहन राय। सीडीएस की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवाद की विचार को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अंदर प्रदर्शित किया गया था? उत्तर वही है, तुहफत उल मुवाहिदीन। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, इस बात के लिए बार बार मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जनरल स्टडीज इज नॉट अ वेरी टिपिकल टॉपिक, बट हाउ मच इंटरेस्ट यू मे क्रिएट, यू में आपकी ही बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है जानने की, और वो क्यूरियोसिटी बच्चों आपको स्वयं पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए एक बात ज़रूर करिए, इस बात को महसूस करिए कि क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि भारत बना कैसे, आज का भारत कैसे बना, उसके बारे में चीज़ों को जानते रहें। तो आपसे जो सबसे नज़दीक जुड़ी हुई चीज़ है उसके बारे में पढ़िए, फिर उससे पीछे जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। ठीक है, सामान्य प्रश्न है। लेकिन अब प्रश्न पूछा जाता है कि 1817 में से इन 1817 में निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सीडीएस के अंदर, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, पीसीएस के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रश्न सीजीएल के अंदर, वाई ग्रुप के अंदर नहीं पूछा जाएगा। सीजीएल वाई ग्रुप के अंदर प्रश्न सिंपल सामान्य तरह ये पूछा जाएगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस महापुरुष के द्वारा की गई थी। अब ऐसा ना सोचिए कि मैं 1817 को स्पेसिफाइड करके बात कर रहा हूँ। इतिहास है बच्चों, ये बहुत सारे वर्ष होते हैं, बहुत सारे समय होते हैं। तो आप अपने प्रश्न, अपने एग्ज़ाम को लक्ष्य करते हुए अपनी तैयारी करें, जीएस की, सामान्य अध्ययन की। तो 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से संस्था की स्थापना करी गई थी? हिंदू कॉलेज की। हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? ये प्रश्न सामान्य सी बात है। हिंदू कॉलेज के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे आता है। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने कोशिश करी, अपनी तरफ से बड़ा प्रयास किया, लोगों को जोड़ा, और 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की जाती है। और ये वेदांता कॉलेज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले छात्र ने कभी न कभी पढ़ा जरूर होगा, सुना जरूर होगा बच्चों। वेदांता कॉलेज, आत्मीय सभा, सामान्य सा प्रश्न है। वेदांता कॉलेज की स्थापना कब की गई? वेदांता कॉलेज की स्थापना
किसने करी, वेदांता कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। अब बात आती है कि इसकी स्थापना करी क्यों गई। यदि सीडीएस की बात करते हैं, किसी अन्य एग्जाम की, एनडीए की बात करते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम की बात करते हैं, तो वहाँ पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, किसके संदर्भ में, वेदांता कॉलेज के संदर्भ में। बस थोड़ा सा और आगे पढ़ना है आपको। सीजीएल, वाई ग्रुप, आप चीज़ों के साथ रूबरू हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, पीसीएस, आईएएस, रूबरू होने के बाद आपको उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। आईएएस का मतलब है कि वो आपकी मोहब्बत हो जानी चाहिए। ठीक है, एक सामान्य सी बात, जानना, पीछे पड़ जाना। पीछे पढ़ने का मतलब है सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट। मोहब्बत होने का मतलब है सिविल सर्विसेज। फिर आप एक विषय को अपना प्रमुख परीक्षा में, मेंस में क्या बनाएंगे, अपना एक सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब यहाँ पर को देखिए, वेदांता कॉलेज क्यों स्थापित किया गया। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1814 से ही ये कवायद शुरू कर दी गई थी। और वेदांता कॉलेज के अंदर भारतीय जो विषय थे, खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर दर्शन, हिंदुस्तानी जो परंपरागत विषय थे वो पढ़ाए जाते थे। लेकिन वेदांता कॉलेज के अंदर वेस्टर्न जो सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, इनको भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी गई, जिससे कि एक तरीके का तार्किक, एक तरीके का रेशनल माइंडसेट सेटअप हो यूथ का, युवा का, और वो प्रश्न करे। इसका परिणाम क्या होता है। देखिए, चीज़ें बहुत सामान्य ढंग से नहीं होती हैं, स्टेप बाय ग्रेजुअल ऑर्डर में होती हैं। परिणाम होता है कि एक क्रमिक विकास होता है हर चीज़ का। तो 1828 में वो विकास आपको स्पष्टतः देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए सामान्यतः यदि मैं जीडी परीक्षाओं की बात करूं, वाई ग्रुप की बात करूं, ठीक है, कांस्टेबल परीक्षाओं की बात करूं, एक सामान्य परीक्षाओं की बात करूं, तो वहां पर को पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। सामान्य प्रश्न है, कब करी गई, 1828 में की गई। थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के पीछे लक्ष्य क्या था, तो यहां सोचने का विषय है। एको अहम एको ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है और केवल एक है। तो जो ब्रह्म की बात करी गई, तो वो आपको राजा राम मोहन राय के यहां एको अहम एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, एकेश्वरवाद, 1814 में वो विचार आपको देखने के लिए मिलता है। परिणति 1828 में देखने के लिए मिलती है। मान लेते हैं कि कोई परीक्षा आप दे रहे हैं जिसमें मुख्य परीक्षा है, मेंस है, वहाँ पर वो प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे के सभी विचारों को लिखित कीजिए। तो आपको 1814 से लेकर राजा राम मोहन राय के पूरे माइंडसेट को समझना पड़ेगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना केवल एकेश्वरवाद, एक ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है, उसे मानिए, तार्किक विचार रखिए, पौराणिक कथाओं को, पौराणिक धर्म ग्रंथों को बिना तर्क संगत तरीके से मत मानिए, तर्क संगत तरीके से मानिए। ये तमाम तरीके की बात इसके अंदर करी गई थी। एक पुस्तक है जो मुझे याद आ रही है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। पुस्तक का नाम है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। जीसस का उपहार, जीसस का माइंडसेट, जीसस क्राइस्ट का जो उपदेश थे, उनके पीछे क्या विचार था। जीसस क्राइस्ट से राजा राम मोहन राय बहुत प्रभावित होते हैं, उनके उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। संवाद कौमुदी भी लिखते हैं बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत सारे ग्रंथों को बांग्ला भाषा में अनुवादित भी करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है, असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष के प्रयासों से क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिलता है। देखिए, वहाँ पर को जो विकल्प था, ऐसा नहीं कि केवल वही थे, लेकिन वाकई में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्षेत्रीय भाषा बांग्ला को बहुत क्या मिलता है, एक बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है।
क्योंकि बांग्ला भाषा में बहुत सारे पुराने ग्रंथों को, वेदों को, बहुत सारे पुराने ग्रंथों को अनुवादित करने का प्रयास राजा राम मोहन राय ने जरूर किया है। एक तरफ तो हम पारसी भाषा की एक किताब का नाम लेते हैं तुहफत उल मुवाहिदीन, एक तरफ अंग्रेजी के भाषा का एक नाम लेते हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी। इतनी सारी भाषाओं में या इतनी सारी किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग विचार दिमाग में आते हैं। अब यही विचार इस बात का निर्णय करते हैं बच्चों कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सामान्यतः यदि आप फैक्ट पढ़ रहे हैं आपका काम इन तीनों में हो जाता है, लेकिन अगर आप एक जिज्ञासु छात्र हैं तो आप इनको ढूंढना शुरू करेंगे कि अलग अलग भाषाओं में क्यों किताबें लिखी गई। तो कम से कम एक प्रश्न तो जरूर आपके जहन में आएगा कि राजा राम मोहन राय कितनी भाषाएं जानते होंगे। और अलग अलग भाषाओं के जानकार हैं, हिंदी जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, ठीक है, पर्शियन जानते हैं, फारसी भाषा जानते हैं, अरबी भाषा जानते हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, हिब्रू भाषा जानते हैं। तो बहुत सारी भाषाओं के जानकार हैं राजा राम मोहन राय। एक बार मैंने ये प्रश्न देखा था सीडीएस के अंदर कि निम्नलिखित में से किस भाषा की जानकारी राजा राम मोहन राय को नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज राजा राम मोहन राय डज नॉट नोन। तो ज़्यादातर छात्रों ने वहाँ पर कोई हिब्रू भाषा को टिक कर दिया, वो उत्तर गलत है। राजा राम मोहन राय उर्दू के संबंध में थोड़ी सी जानकारी कम रखते थे। विकल्प में जो दो ही विकल्प थे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाले थे, वो एक उर्दू था, एक हिब्रू था। बाकी संस्कृत और बांग्ला वो जानते थे, एक था उर्दू, एक था हिब्रू। तो कुछ छात्रों ने हिब्रू भाषा को टिक कर दिया, उन्हें लगा कि हिब्रू, तो हिब्रू भाषा एक बहुत शानदार भाषा है। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सिनेमा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, तो इसका मतलब सिनेमा का कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। एक मूवी आई थी हैदर, उसमें एक शब्द पूछा गया था जुस्पा। बार बार ये डायलॉग बोलता गया चुस्पा हो गया, चुस्पा हो गया, चुस्पा हो गया। तो ये सामान्यतः हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक ऐसा सटायर जो क्रिमिनल देता है, अपराध करने के बाद दिया जाने वाला सटायर, कि पहले आप गलती करते हैं फिर सटायर देते हैं, उसी गलती को सटायर बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपने माता पिता की हत्या करी, जज के पास केस हुआ और जज से वो इस बिहाफ पे माफ़ी मांगता है कि जज साहब मैं तो अनाथ हूँ, तो ये चुस्पा हो जाएगा। ये हिब्रू भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ जो आपके आसपास घटित हो रही है, जिसका कुछ सिग्निफिकेंस है, जिसका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपकी जनरल अवेयरनेस है। उसके बारे में पता करिए, ढूंढिए, आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी कि ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया, ठीक है गाइस। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।